नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रामलाल जांगीर स्वागत कर रहा हूं आपके अपने YouTube चैनल नैनू एकेडमी पे। ओल्ड एनसीईआरटी की सीरीज अपने चल रही है और इसमें अपन अध्ययन कर रहे थे इतिहास कक्षा 11। पहले वीडियो में अपन लोगों ने समय जो सूची है उनके बारे में, विषय सूची है उनके बारे में अध्ययन किया और इनके साथ में किस समय की ये पुस्तक प्रकाशित है उनके बारे में अपने थोड़ी सी जानकारी है जो कि प्राप्त की। 11वीं क्लास में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जो इंडेक्स है वो किस प्रकार रहने वाला है, वो अपने पिछले वीडियो में अपन ने अच्छे तरीके से समझ लिया। और आज की इस क्लास में अपन अध्ययन करेंगे पहला अध्याय, और इसमें अपन अध्ययन करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्व में अपन दो प्रकार के टॉपिक का अध्ययन करेंगे। बिल्कुल बेसिक तरीके से इसमें दे रखा है। इसमें अपन एक देखेंगे अनेकता में एकता। अनेकता में एकता, और उसके बाद में इतिहास की प्रासंगिकता क्या है, इतिहास को अपन वर्तमान समय में क्यों पढ़ते हैं, उनके बारे में। तो आप लोगों ने भी समझा होगा या फिर विचार किया होगा कि इतिहास को या इन पुरानी बातों को वर्तमान समय में क्यों पढ़ा जाता है, क्यों पढ़ते हैं। प्रश्न भी पूछते हैं, सिविल सर्विस के एग्जाम में, इंटरव्यू में भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो इतिहास है, इतिहास की जो पुरानी जानकारी है, इनसे क्या मतलब है, इनको वर्तमान समय में क्यों पढ़ते हैं, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो अपनी क्लास है वो उनसे संबंधित रहेगी। और ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, प्रश्न पूछेंगे कि आपका ऑप्शनल क्या है, तो कि हमारा ऑप्शनल तो इतिहास है, हिस्ट्री है। तो फिर ये पूछा जाता है कि वो तो पुरानी पुरानी बातें हैं इतिहास में, और उन पुरानी बातों से वर्तमान का क्या मतलब है, इनको क्यों पढ़ते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो कि अपन आज की क्लास में पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। आप लोग भी यदि नोट्स बना रहे हैं तो साथ साथ में बनाते जाइएगा। तो प्रारंभ करते हैं साथियों। इसमें देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारत का इतिहास का अध्ययन है जो कि कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इससे हम जानते हैं कि मानव समुदायों ने हमारे देश में प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब, कहाँ और कैसे किया। अब पहली बात हो गई कि भारतीय इतिहास का अध्ययन है वो क्यों किया जाता है और इनका क्या महत्व है। तो पहली बात यहाँ पे अपने हो गई, मानव समुदायों ने हमारे देश के प्राचीन संस्कृतियों का विकास है वो कब, कहाँ और कैसे किया। एक बात तो ये हो गई। उसके बाद में आगे अपन बढ़ते हैं दूसरी बात की ओर। इसमें देखिए, इसमें अपन पढ़ते हैं कि यह बतलाता है कि उन्होंने कृषि की शुरुआत कैसे की। अब हमारे देश में जो प्राचीन संस्कृति है उनका विकास कैसे हुआ, कहाँ हुआ और कैसे कब हुआ, इनके बारे में ये बताता है। फिर ये इतिहास है वो बताता है कि उन्होंने कृषि, मानव समाज है, मानव सभ्यता है, उन्होंने कृषि की शुरुआत कैसे की, इनके बारे में भी इतिहास से पता चलता है। कैसे की, जिससे कि मानव का जीवन सुरक्षित और सुस्थिर हुआ। अब कृषि की शुरुआत का भी पता है जो कि इतिहास से चलता है। उसके साथ में इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत के निवासियों ने किस तरह प्राकृतिक संपदाओं की खोज की। 2 नंबर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसमें लिख सकते हैं कि प्राचीन भारत के निवासियों ने किस तरह प्राकृतिक संपदाओं की खोज की। और यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कृषि वाला पॉइंट पे भी 2 नंबर लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 नंबर आप लिख लो। उसके बाद में उनका उपयोग किया, प्राकृतिक संपदाओं की खोज किस प्रकार से की और फिर इनका उपयोग है वो किस प्रकार से किया, इनके बारे में भी पता चलता है। तथा किस प्रकार उन्होंने अपनी जीविका के साधनों की सृष्टि की। अब जीविका के साधन है उनकी रचना या फिर उनका उनको बनाना किस प्रकार से इन लोगों ने, जो मानव सभ्यता, मानव है वो सभ्य हुआ, सभ्यता स्थापित की, उस समय किस प्रकार से उन्होंने अपनी जीविका के लिए जो साधन है उन साधनों को स्थापित किया या निर्माण किया, उनके बारे में भी जानकारी है जो कि इतिहास से मिलती है। हम ये भी जान पाते हैं कि उन्होंने खेती, कटाई,
बुनाई, धातु कर्म आदि की शुरुआत कैसे की, कैसे जंगलों की सफाई की और कैसे ग्रामों, नगरों तथा अंतर्राज्यों की स्थापना की। तो कुल मिलाकर के 4-5 विशेषता हैं जो कि यहाँ पे दे रखी हैं। इन्होंने तीसरी विशेषता आपने पढ़ी कि प्राचीन भारत के निवासियों ने किस तरह प्राकृतिक संपदाओं की खोज की और उनका उपयोग किया। और फिर चौथी विशेषता, यदि आप नोटिस माफी चाहूँगा नोट्स बना रहे हैं तो आप लिख लीजिए चौथी विशेषता में। तो इसमें लिखिए आप किस प्रकार उन्होंने जीविका के साधनों की सृष्टि की। जीविका के साधनों की सृष्टि की जानकारी भी किससे मिलती है, इतिहास से मिलती है। और उसके बाद में खेती, कताई, बुनाई, धातु कर्म आदि की शुरुआत कैसे की, 5वां टॉपिक इस पे लगा दो। उसके बाद में जंगलों की सफाई और ग्रामों, नगरों तथा अंतर्राज्यों की स्थापना किससे की। तो यहाँ पे छठा टॉपिक है जो कि आप यहाँ पे यदि टॉपिक बना करके लिख रहे हैं तो यहाँ पे लगा लीजिए, ग्रामों, नगरों तथा अंतर्राज्यों की स्थापना की जानकारी भी किससे मिलती है, अपने इतिहास विषय से मिलती है। तो ये तो हो गई अपने इतिहास विषय के बारे में जानकारियाँ। अब इसमें देखिए, कोई समुदाय तब तक सभ्य नहीं समझा जाता जब तक वह लिखना न जानता हो। वर्तमान समय की या पहले समय की जो सामाजिक व्यवस्था है उनको माने तो कोई भी समुदाय है जो कि अब सभ्यता का आधार क्या माना हुआ है, अपन कहते हैं कि ये सभ्यता है, ये या फिर ये लोग सभ्य है। तो इनका आधार क्या माना गया है कि वो लिखना जानता हो, लिखना जानता हो तो वो क्या कहलाएगा, सभ्य कहलाएगा। अपना वर्तमान का आधार है, हालांकि सभी लोग तो और भी होते हैं। तो लिखने का आधार माना गया है लिखना, सभ्यता का आधार माना गया है लिखना। अब कोई भी सभ्यता है वो सभ्य कब होगी, जब उसमें लिखित रूप में साक्ष्य है जो कि हमें उपलब्ध होंगे, तो वो क्या है, सभ्यता है। तो वो लिखना न जानता हो। आज भारत में जो विभिन्न प्रकार की लिपियां प्रचलन में हैं उन सब का विकास प्राचीन लिपियों से हुआ है। और वर्तमान समय में जितनी भी लिपियां, जैसे कि अपनी लिपि है देवनागरी, अपनी लिपि है देवनागरी, इनके साथ में और जितनी भी लिपियां हैं, जितनी भी लिपियां हैं उन लिपियों का विकास भी किससे हुआ है, विकास है वो भी अपने किनसे हुआ है, अपने ये जो प्राचीन लिपियां हैं उनसे हुआ है। वो अपने लिपियां प्रचलन में है, उन लिपियों का विकास भी किनसे हुआ, इनमें सातवीं विशेषता के रूप में आप लिखना चाहो तो कि लिपियों का विकास भी है जो कि प्राचीन लिपियों से हुआ है। और हमारी आज की भाषाओं का भी वही हाल है, और भाषा है उनका भी विकास है जो कि प्राचीन भाषाओं से ही धीरे धीरे आगे बढ़ करके हुआ है। आठवीं विशेषता लिखनी चाहो तो आप ये लिख दो, मैं तो लिख दो। उसके बाद में हमारी वर्तमान भाषाओं की जड़ें अतीत में हैं और वे कई युगों में विकसित हुई है। तो भाषा का विकास भी, लिपि का विकास भी, ग्रामों नगरों की स्थापना, खेती बाड़ी, इनका भी जो प्रचलन है वो किस प्रकार से, वो सारी जानकारी है वो इतिहास के माध्यम से होती है। इसलिए इतिहास को पढ़ना अति आवश्यक है, अति महत्वपूर्ण है। तो ये महत्ता इसके बारे में अपने 7-8 टॉपिकों के माध्यम से समझा। आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाइएगा तो अच्छा रहेगा। और इनके साथ में आप मोबाइल में यदि वीडियो देख रहे हैं तो आप फुल स्क्रीन पे देखिएगा, क्योंकि मैं लैपटॉप में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जो डिस्प्ले है वो मुझे तो फुल दिख रही है, लेकिन छोटे मोबाइल में ये जो डिस्प्ले में दिखेगा वो छोटा दिखेगा। इसलिए फुल स्क्रीन में आप करके आराम से देख सकते हो। और इनके साथ में यदि पढ़ाने की स्पीड ज़्यादा है, बड़ा वीडियो बन जाए तो आप 1.5 गुना की स्पीड करके भी आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब इसमें अपन पढ़ेंगे अनेकता में एकता। अनेकता में एकता। भारत एक ऐसा देश है जिसमें अनेकों जाति, धर्म, भाषा, लिपि के लोग हैं जो कि रहते हैं, फिर भी हम एक एकता के बंधन में बंधे हुए हैं। तो ये किस प्रकार से, कैसे संभव होता है, इनके बारे में जानकारी है जो कि इसमें अपन प्राप्त करेंगे। ये तो साथियों प्रश्न यूपीएससी में भी पूछा गया था, और भी जो स्टेट पीसीएस एग्जाम होते हैं उनमें भी कई बार पूछा गया इंटरव्यू में कि इतिहास का अध्ययन है वो अपन क्यों करते हैं, इतिहास का अध्ययन है वो क्यों करते हैं। तो ये पहले पार्ट में 11वीं क्लास की पहले पार्ट में भी ये आपको बढ़िया तरीके से 7-8 पॉइंट दे रखे हैं, 7-8 पॉइंट में बढ़िया तरीके से समझा रखा है। और यदि आपने एनसीईआरटी का अध्ययन किया बढ़िया तरीके से
तो आप सिविल सर्विस के इंटरव्यू में या फिर कोई प्रश्न है उनका उत्तर देने में भी बढ़िया तरीके से आसानी महसूस करेंगे। इसलिए आपको कहा जाता है कि आप ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स है वो बार बार पढ़ें और इनके नोट्स बनाएं। इनसे पहले भी मैंने वीडियो डाल रखे हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। मैं कक्षा 6, 7 और 8, 9 और 10 उनकी वीडियो, ये 11वीं और 12वीं क्लास की पूरी हो जाए उसके बाद में पुनः मैं डाल दूंगा बढ़िया तरीके से समझा करके, तो आप उन्हें भी देखिएगा। अपनी अपन अध्ययन करे थे अनेकता में एकता। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है प्राचीन भारत का इतिहास बड़ा रोचक है। प्राचीन भारत का इतिहास है जो कि बड़ा रोचक है। आप लोग भी पढ़ेंगे और अपन पढ़ेंगे तब बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने जानकारी है जो कि प्राप्त करेंगे। अब रोचक क्यों है, तो देखिए क्योंकि भारत अनेकानेक मानव प्रजातियों का संगम रहा है। एक से अनेक मानव प्रजाति है जो कि यहाँ पे रही है। कौन कौन सी मानव प्रजाति रही है तो आप लोगों को पता ही है। प्राक आर्य, उसके बाद में हिंद आर्य, उसके बाद में यूनानी, शक, हूण, तुर्क आदि अनेक प्रजातियों ने भारत को अपना घर बनाया। अब प्रश्न पूछा जाता है कि अ, भारत है वो अनेकानेक मानव प्रजातियों का संगम रहा है कैसे, संगम रहा है कैसे। तो इसमें देखिए आप उत्तर लिख सकते हैं कि यहाँ पे प्राक आर्य है, उसके बाद में हिंद आर्य, यूनानी, शक, हूण और तुर्क आदि प्रजातियों ने अपना यहाँ निवास स्थान बनाया भारत को। इसलिए भारत को अनेकानेक मानव प्रजातियों का संगम है जो कि कहा जाता है। ये प्रश्न भी बहुत बढ़िया तरीके से बन रहा है, यहाँ पे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में देखिए हर प्रजाति ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, अब जितनी भी प्रजातियां यहाँ पे आई उन सभी प्रजातियों ने भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है, शिल्प कला और वास्तुकला और साहित्य के विकास में यथाशक्ति अपना अपना योग दिया। सामाजिक व्यवस्था में अब कोई प्रजाति है वो किसी स्थान विशेष पर निवास करेगी तो उनकी सामाजिक विशेषता की कुछ न कुछ अच्छाइयाँ या बुराइयाँ वो वहाँ छोड़ के जाएगी। शिल्प कला में भी अपना योगदान देगी, अच्छाई या बुराई जो भी है वो शिल्प कला में भी अपनी कला करती है वो छोड़ करके जाएगी। वास्तुकला में भी यही स्थिति है और इनके साथ में साहित्य में भी यही स्थिति है। तो यथाशक्ति इन लोगों ने सामाजिक व्यवस्था, शिल्प कला, वास्तुकला और साहित्य में क्या किया, अपना योगदान दिया। ये सभी समुदाय और इनके सारे सांस्कृतिक वैशिष्ट्य निर निरक्षरवर्त इस तरह मिल गए कि आज उनमें से किसी को हम उनके मूल रूप में साफ साफ पहचान भी नहीं सकते। अब इनके जो कुछ सांस्कृतिक तरीके हैं, सांस्कृतिक रीति रिवाज कह सकते हैं, सामाजिक व्यवस्था कह सकते हैं, शिल्पकला कह सकते हैं, तो इन सारी की सारी जो सांस्कृतिक विशेषता हैं वो ऐसे मिल गई है जिनको अपन वर्तमान समय में पहचान भी नहीं पा रहे हैं कि ये कौन से समय की है, कौन से समय की है, मूल रूप में साफ साफ पहचान भी अपन नहीं पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कहने की बात यह है कि कोई भी प्रजाति है जो कि किसी स्थान विशेष को या फिर वहाँ निवास करती है देश में, वो अपनी कुछ न कुछ विशेषता हैं जो कि वहाँ छोड़ करके जाती हैं। तो भारत के साथ में भी यही हुआ। अब अपन आगे बढ़ते हैं थोड़े। इसमें देखिए प्राचीन प्राचीन भारतीय प्राचीन भारत भारतीय संस्कृति की विलक्षणता ये रही है कि उन्होंने उत्तर और दक्षिण में उन्होंने उत्तर और दक्षिण के तथा पूर्व और पश्चिम के सांस्कृतिक उपादान समेकित हो गए। उत्तर और दक्षिण और उसके बाद में पूर्व और पश्चिम, कुल मिलाकर के भारत का उत्तरी भाग है वो दक्षिण भाग भारत में, पूर्व का पश्चिम में, और जितनी भी संस्कृतियाँ थी वो संस्कृतियाँ एक साथ मिल गई। उत्तरी भारत की संस्कृतियाँ दक्षिण भारत में मिल गई, दक्षिण भारत की उत्तर में। इस प्रकार से एक स्थान की संस्कृति है वो दूसरे स्थान पर के जो है जो समेकित हो गई। आर्य सांस्कृतिक उपादान उत्तर के वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृति के अंग है। अब प्रश्न यहाँ से बहुत बढ़िया तरीके से प्रश्न बनेगा, तो आप लोग भी समझिएगा कि आर्य सांस्कृतिक उपादान है वो उत्तर के वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृति के अंग हैं। तो प्राक आर्य जातीय उपादान दक्षिण की
द्रविड़ और तमिल संस्कृति से आए। अब आर्य संस्कृति, ये तो उत्तर की वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृति का अंग है। और उसके बाद जो प्राक आर्य है, प्राक आर्य जाति है, वो दक्षिण की द्रविड़ और तमिल संस्कृति से आए। तो ये दूसरी संस्कृति, ये जो प्राक आर्य जाति है वो तो दक्षिण भारत में आई, संस्कृति का प्रभाव छोड़ा, और आर्य संस्कृति इन्होंने उत्तर भारत की वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृति के रूप में अपना प्रभाव है जो कि छोड़ा। उसके बाद में देखिए, लेकिन द्रविड़ और संस्कृतेतर भाषाओं के बहुत सारे शब्द उन वैदिक ग्रंथों में भी पाए जाते हैं जिनका काल 1500 से 500 ईसी पूर्व के रूप में मिलता है। अब ये आर्य सांस्कृतिक है, इसमें संस्कृत मूलक और वैदिक मूलक शब्दावली अब उस समय की उत्तर भारत में है तो यहाँ की शब्दावली भाषा वगैरह अलग है। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली और भाषा मिलेगी। लेकिन इन दोनों की शब्द है जो कि आपको वैदिक ग्रंथों में भी मिलते हैं, द्रविड़ के शब्द वैदिक ग्रंथों में मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि ये संस्कृतियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित हुई हैं। तो 1500 से 500 ईस्वी के बीच में बताया जाता है, और ये शब्द प्रायद्वीपीय एवं वैदिकेतर भारत से संबंध भावनाओं, संस्थाओं, उत्पादनों और निवासों के घोतक है। अब ये शब्द अब दक्षिण भारत के शब्द है जो कि उत्तरी भारत में साहित्य में शामिल हो गए, और उत्तरी भारत के शब्द है जो कि दक्षिण भारत के साहित्य में शामिल हो गए। अब ये शब्द प्रायद्वीपीय और वैदिकेतर, दक्षिण भारत और उत्तरी भारत से संबंधित भावनाओं, संस्थाओं, उत्पादनों और निवासियों के घोतक है। अब कोई या तो निवासी संबंध में कहा गया है, या कोई भावनाओं के संबंध में कहा गया, या फिर संस्थाओं के संबंध में ये शब्द है जो कहे गए हैं उनके क्या है, घोतक है। इसी प्रकार पाली और संस्कृत के बहुत शब्द जो गंगा के मैदानों में विकसित भावनाओं और संस्थाओं के घोतक हैं, वे लगभग 300 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के संगम नाम से प्रसिद्ध प्राचीनतम तमिल ग्रंथों में मिलते हैं। अब देखिए, जो पाली और संस्कृत के बहुत से ऐसे शब्द हैं जो कि गंगा नदी के आसपास भावनाओं और संस्थाओं को क्या कर रहे थे, वर्णित कर रहे थे, या फिर उनके घोतक थे। अब ये लगभग 300 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के बीच जो संगम नाम से दक्षिण भारत में जो प्राचीनतम तमिल ग्रंथ मिले हैं, इनके शब्द है जो कि उसमें भी मिले हैं। तो कुल मिलाकर के अपन कह सकते हैं कि जो संस्कृति, उत्तरी संस्कृति का जो हस्तांतरण है वो दक्षिण भारत में भी हुआ था, और दक्षिण भारत की संस्कृति का हस्तांतरण है वो उत्तरी भारत में भी हुआ था। अब इसमें देखिए, इसमें भारत की पूर्वांचल ने भी, जहाँ प्राक आर्य जातियां बसी हुई थी, अब भारत का पूर्वांचल, पूर्वी अंचल, वहाँ पे प्राक आर्य जातियां हैं जो कि बसी हुई थी, इन्होंने भी अपना योगदान किया। यहाँ के लोग मुंडा, कोल भाषाएं बोलते हैं। अब देखिए, प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मुंडा और कोल भाषाएं कहाँ बोली जाती थी, तो ये पूर्वांचल में बोली जाती थी। तो मुंडा और कोल भाषाएं बोलते हैं, और भाषा वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया है कि हिंद आर्य भाषाओं में फा, नौका, हंती, डिगिंग स्टिक आदि के सूचक बहुत शब्द हैं जो कि मिलते हैं। अब देखिए, वे मुंडा भाषाओं से लिए गए। अब देखिए, जो फा, नौका, खंती, ये हिंद आर्य जो भाषाएं थी, इनमें फा, नौका, खंती ये शब्द है जो कि कहाँ से लिए गए हैं, ये मुंडा भाषाओं से लिए गए हैं। यह भी छोटा नागपुर के पठार में बहुत से मुंडा परिवार है। छोटा नागपुर पठार है, वहाँ पे बहुत से मुंडा परिवार भी हैं। फिर भी मुंडा संस्कृति का पूरा अवशेष उतना नहीं है जितना द्रविड़ संस्कृति का है। अब मुंडा प्रवेश का जो पुराने अवशेष है वो इतने नहीं है जितने जो द्रविड़ संस्कृति है उनके हैं। अब द्रविड़ भाषा के भी अनेक शब्द हैं जो कि हिंद आर्य भाषाओं में पाए जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि वैदिक भाषा में जो ध्वन्यात्मक और शब्दात्मक प्रतीक परिवर्तन लक्षित होते हैं, उनकी व्याख्या मुंडा प्रभाव के आधार पर जितनी की जा सकती है उतनी ही द्रविड़ प्रभाव के आधार पर भी की जा सकती है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जो शब्द है जो कि मुंडा जो जनजाति है उनके द्रविड़ साहित्य में मिलते हैं, द्रविड़ साहित्य के उत्तरी या फिर पूर्वांचल साहित्य में भी इनका प्रभाव है जो कि मिलता है। भारतीय
प्राचीन काल से ही विविध धर्मों का प्रांगण रहा है। भारत है जो कि प्राचीन काल से विविध धर्मों का क्या रहा है, प्रांगण आंगन रहा है। और प्राचीन भारत में हिंदू, जैन, बौद्ध धर्मों का उदय हुआ। परंतु इन सभी धर्मों और संस्कृतियों का पारस्परिक सम्मिश्रण और प्रतिप्रभाव इस प्रकार हुआ कि लोग भले ही भिन्न भिन्न भाषाओं बोलते हो, भिन्न भिन्न धर्मों को मानते और भिन्न भिन्न सामाजिक रीति रिवाजों पर चलते हो, पर सारे देश में सभी की एक सामान्य जीवन पद्धति है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि भारत में लोग हैं जो कि अलग अलग धर्मों के लोग निवास करते हैं। कुछ हिंदू हैं, कुछ जैन हैं, कुछ बौद्ध हैं, इनके साथ में और भी सनातन धर्म कह सकते हैं, सिख धर्म कह सकते हैं, क्रिश्चियन वगैरह अन्य छोटे बड़े जितने भी धर्म हैं उन धर्मों को मानने वाले हैं। फिर भी इनके साथ साथ में अलग अलग भाषाएं भी बोलते हैं, लेकिन जो रीति रिवाज भी अलग अलग है और सामाजिक संस्कृतियां भी अलग अलग है। फिर भी है जो कि सभी नागरिक है वो भारत के, वो एक सामान्य जीवन शैली को जी रहे हैं, सामान्य जीवन शैली है। हमारे देश में हमारे देश में विविधताओं के बावजूद भीतर से गहरी एकता झलकती है। इतनी विविधता है उसके बावजूद भी भीतर से गहरी एकता है जो कि झलकती है। प्राचीन भारत के लोग एकता के लिए प्रयत्नशील रहे। प्राचीन भारत के लोग हैं जो कि किसके लिए प्रयत्नशील रहे, एकता के लिए। उन्होंने इस विशाल उपमहाद्वीप को एक अखंड देश समझा। अब प्राचीन भारत के लोग इस विशाल उपमहाद्वीप को क्या समझ रहे, अखंड भारत लोग इन्होंने समझा। अब देखिए इन लोगों की देन की वजह से ही भारत का जो डंका है जो कि विश्व में बज रहा है। नहीं तो वर्तमान समय में प्रत्येक कॉर्नर से देश विरोधी गतिविधियां होती हैं और पढ़े लिखे युवा भी उनके साथ में लग जाते हैं। ऐसा है जो कि हमें नहीं करना चाहिए। देश हित में काम करना चाहिए, राष्ट्र हित में काम करना चाहिए। अब प्राचीन भारत के लोग भी देश को एक एकता के रूप में देखना चाहते थे। इतनी अलग अलग उनकी संस्कृति थी, अलग अलग धर्म था, अलग अलग भाषाएं थी, फिर भी वो एक भारत को अखंड भारत के रूप में, एक अखंड देश के रूप में समझा। उनके बलिदानों को और उनके दिए हुए जो शब्द है, समय है, उनकी वजह से ही वर्तमान का भारत है जो कि खड़ा हुआ है। तो देखिए उन्होंने एक विशाल उपमहाद्वीप को एक अखंड देश समझा और सारे देश को भरत नामक एक प्राचीन वंश के नाम पर भारतवर्ष नाम दिया गया। अब भारत का नाम किससे पड़ा, तो इन सभी धर्मों के लोगों ने, सभी अलग अलग संस्कृतियों के लोगों ने इस विशाल उपमहाद्वीप को अखंड देश समझा और भरत नामक एक प्राचीन वंश था। भरत नामक क्या था, एक प्राचीन वंश, उनके नाम पर भारतवर्ष अर्थात यानी भरतों का देश, अर्थात भरतों का देश है जो कि नाम दिया गया। ये जो एनसीईआरटी कर रही है भारतवर्ष, अब और इसके अलावा और भी आप लोगों को साक्ष्य मिलेंगे, वो अलग बात है, लेकिन एनसीईआरटी कह रही है कि भरत नामक है जो कि एक प्राचीन वंश था, उन वंश के नाम पर है जो कि भारतवर्ष नाम है जो कि पड़ा, जिनका मतलब होता है भरतों का देश कहा गया। और इसके निवासियों को भरत संतति कहा गया। इसके निवासी जो जितने भी निवासी हैं उनको क्या कहा गया, भरत संतति। और हमारे प्राचीन कवियों, दार्शनिकों, शास्त्रकारों ने इस देश को अखंड इकाई के रूप में देखा। और जितने भी प्राचीन कवि हुए, दार्शनिक हुए और शास्त्रकार हुए, सभी ने इस देश को अखंड इकाई के रूप में देखा। किसी ने भी ऐसा, अब कवि थे तो किसी कवि ने भी ऐसा देश, इस अखंड देश के विपरीत है वो जो कि कविताएं वगैरह नहीं लिखी। दार्शनिकों ने भी सोचा तो पूरे देश को, इसने इतने पूरे उपमहाद्वीप को एक साथ में एक नजरिए से देख करके आगे के विचार है जो कि प्रस्तुत किए। हिमालय से समुद्र तक फैली इस भूमि को उन्होंने सार्वभौम सकल देशव्यापी राजा के द्वारा शासित क्षेत्र के रूप में कल्पना की है। ये कवि, दार्शनिकों और शास्त्रकारों ने इस प्रकार की कल्पना की। हिमालय से कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजाओं का व्यापक रूप से यशोगान किया गया। अब देखिए इन कवियों ने, दार्शनिकों ने, जो हिमालय से कन्याकुमारी, उत्तर से दक्षिण तक और फिर ब्रह्मपुत्र की घाटी से पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले
राजाओं, अब राजाएं भी अलग अलग थे, लेकिन इन्होंने एक अखंड भारत के रूप में मानते हुए जितने भी राजा हुए उन राजाओं का व्यापक रूप से यशोगान किया, उनकी प्रशंसा की। ऐसे राजा चक्रवर्ती कहलाते थे। ऐसे राजा क्या कहलाए? चक्रवर्ती। अब ऐसे राजा थे, अब अलग अलग राजा थे, उन अलग अलग राजाओं में कुछ राजा ऐसे भी थे जिन्होंने पूरे अखंड भारत पर अपना शासन स्थापित किया, तो वे चक्रवर्ती राजा कहलाए, चक्रवर्ती कहलाए। देश में इस प्रकार की राजनीतिक एकता कम से कम 2 बार प्राप्त हुई। अब पूरे देश पर एक ही राजा का शासन है कि 2 बार है जो कि स्थापित हुआ। इसमें कौन कौन से? तो ईसा पूर्व तीसरी सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़ सारे देश में फैलाया। एक तो नाम आ गया अशोक का। इन्होंने ईसा पूर्व की तीसरी सदी में, अब दक्षिणांचल है, इनको छोड़ करके पूरे भारत में, पूरे देश में अपना राज्य साम्राज्य जो कि फैलाया। और फिर ईसा की चौथी सदी में, ईसा की तीसरी सदी में तो अशोक ने अपना राज्य फैलाया, उसके बाद में ईसा की चौथी सदी में समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा की घाटी से तमिल देश की छोर तक पहुंची। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भारत वर्ष में ऐसे कौन कौन से राजा हुए जिन्होंने संपूर्ण भारत पर एक चक्रवर्ती राजा की उपाधि है जो कि प्राप्त की, संपूर्ण भारत पर अपना राज्य है जो कि स्थापित किया। तो पहला नाम आता है अशोक का और उसके बाद में आता है समुद्रगुप्त का। ये 2 राजा हुए जिन्होंने, अब अशोक ने तीसरी ईसा पूर्व की तीसरी सदी में पूरे भारत पर अपना राज्य है जो कि स्थापित किया, दक्षिणांचल का कुछ भाग छोड़ करके बाकी सभी पर स्थापित किया। अब समुद्रगुप्त ने क्या किया? समुद्रगुप्त ने चौथी सदी में, ईसा की चौथी सदी में अपनी विजय पताका गंगा घाटी से लगा करके दक्षिण के तमिल छोर तक है जो कि फैलाई। फिर 7वीं सदी में चालुक्य राजा पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हराया जो संपूर्ण उत्तर भारत का अधिपति माना जाता था। अब जैसे ही 7वीं सदी में चालुक्य राजा पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हराया तो संपूर्ण उत्तर भारत का अधिपति माना जाता था। जो हर्षवर्धन है वो संपूर्ण भारत, उत्तर भारत का अधिपति माना जाता था, उनको हराया। तो राजनीतिक एकता के अभाव की स्थिति में भी सारे देश में राजनीतिक ढांचा कमोबेश एक जैसा रहा। विजेताओं और सांस्कृतिक नेताओं के मन में भारत का भान अखंड भूमि के रूप में ही हुआ। अब भारत का भान है जो कि एक अखंड भूमि के रूप में हुआ और सभी राजा महाराजा चाहते थे कि मैं इस अखंड भूमि का राजा बनूं, स्वामी बनूं। भारत की इस एकता को विदेशियों ने भी सकारा है, स्वीकारा है, और वे सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए और इसलिए उन्होंने पूरे देश को ही सिंधु या इंडस नाम दे दिया। अब जो विदेशी लोग थे उन्होंने जो इस प्रकार की एकता बनी हुई है इनके बारे में विचार किया और ये सिंधु लोगों के संपर्क में आए। सिंधु लोगों के संपर्क में आए तो फिर सिंधु या इंडस, जो कि सिंधु के नाम से ही निकला, सिंधु नदी के हिसाब से सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र है, उनसे ये यह संस्कृति विकसित थी, सिंधु संस्कृति। फिर इंडस शब्द निकला, फिर हिंद शब्द है जो कि संस्कृत के सिंधु से निकला है। हिंद शब्द है जो कि संस्कृत के सिंधु से निकला है और कालक्रमेण ये देश इंडिया के नाम से मशहूर हुआ और इस प्रकार से धीरे धीरे देश का नाम है जो कि सिंधु से निकल करके इंडिया, सिंधु, सिंध, इंडस और इंडिया, इस प्रकार से नाम है जो कि फाइनली अपने इंडिया नाम से मशहूर हुआ, जो इसके यूनानी पर्याय के बहुत निकट है। यूनानी पर्याय के जो कि बहुत ही निकट है और ये फारसी और अरबी भाषाओं में हिंद नाम से विदित है। और ये जो फारसी और अरबी भाषा में इनको हिंद के नाम से भी जाना जाता है। देश में भाषात्मक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास होते रहे हैं। अब देश में भाषा, सांस्कृतिक एकता, भाषा के आधार पर भी एकता और संस्कृति के आधार पर भी एकता, यानी कि अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं फिर भी अपन एक हैं, संस्कृतियां अलग अलग है फिर भी एक है, इनको स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास होते रहे हैं। ईसा पूर्व तीसरी सदी में प्राकृत देश भर की संस्कृत भाषा प्राकृत है जो कि देश भर की संपर्क भाषा लैंग्वा फ्रेंका का काम है जो कि करती थी। कौन सी भाषा? प्राकृत। और यह है जो कि संपर्क भाषा के रूप में है जो कि कार्य करती थी तीसरी सदी में। प्राकृत भाषा तीसरी सदी में है जो कि ईसा पूर्व की तीसरी सदी में, अशोक के समय की बात कर रहे हैं अपन।
तो उस समय प्राकृत है जो कि देश भर की संपर्क भाषा के रूप में काम करती थी और सारे देश के प्रमुख भागों में अशोक के शिलालेख है जो कि प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। और अशोक के जितने भी शिलालेख है जो कि लिखे गए थे वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि तीसरी सदी में पूरे देश भर में संपर्क भाषा के रूप में लैंग्वा फ्रैंका की रूप में कौन सी भाषा है जो काम कर रही थी, तो प्राकृत भाषा। और इनके साथ में अशोक के शिलालेख से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि अशोक के शिलालेख है वो कौन सी भाषाओं में लिखे गए थे, तो प्राकृत और इनके साथ में ब्राह्मी लिपि में, प्राकृत भाषा और लिपि कौन सी, ब्राह्मी, इसमें लिखे गए थे। बाद में वह स्थान संस्कृत है और इस प्राकृत भाषा के बाद में ये स्थान है जो कि संस्कृत ने ले लिया। देश देश के कोने में राजभाषा के रूप में है जो कि संस्कृत है वो प्रचलित हुई। और ये सिलसिला ईसा की चौथी सदी में आकर गुप्त काल में और भी मजबूत हुआ। और ये सिलसिला ईसा की चौथी सदी है, वहाँ पे जो गुप्त काल का समय है, गुप्त काल में और भी मजबूत हुआ। ये सिलसिला गुप्त काल में और भी मजबूत हुआ, जो कि संस्कृत वाला सिलसिला राजभाषा के रूप में हुई, धीरे धीरे चलती चलती गुप्त काल में और भी मजबूत हुई। देखिए भी गुप्त काल के बाद देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। अब गुप्त काल के बाद में क्या हुआ, देश है जो कि छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, विभाजित हो गया। फिर भी राजकीय दस्तावेज संस्कृत में ही लिखे जाते रहे। फिर भी राज्य दस्तावेज है जो कि राजकीय भाषा के रूप में है जो कि संस्कृत है वो प्रचलित थी। संस्कृत में राजकीय दस्तावेज जो कि लिखे जाते रहे। यह भी उल्लेखनीय है कि प्राचीन महाकाव्य रामायण, अब प्राचीन महाकाव्य कौन कौन से हैं, तो एक तो रामायण और एक महाभारत, तमिलों के प्रदेश में भी वैसे ही आह्लाद और भक्ति भाव से पढ़े जाते थे। जैसे काशी और तक्षशिला की पंडित मंडलियों में इन दोनों महाकाव्यों की रचना मूलतः संस्कृत में हुई थी। अब इन दोनों महाकाव्यों की रचना है जो कि किसमें हुई थी, मूलतः संस्कृत में हुई थी। बाद में इन्हें विभिन्न स्थानीय भाषाओं में भी प्रस्तुत किया गया, परंतु भारत के सांस्कृतिक मूल्य चिंतन चाहे किसी भी रूप में प्रस्तुत किए जाए, उनका सार तत्व सारे देश में एक रहा है। अब देखिए कुल मिलाकर के कहने की बात यह है कि भारत की जो सांस्कृतिक मूल्य है और चिंतन है उनको किसी भी रूप में, किसी भी भाषा में, किसी भी जो लिपि है उनमें रखा जाए या प्रस्तुत किया जाए, लेकिन उनका जो सारा तत्व है, मुख्य बातें हैं, वो पूरे देश में एक जैसी ही होती है, एक जैसी ही रही है। अब देखिए भारतीय इतिहास की यह विशेषता है कि यहाँ एक विचित्र प्रकार की सामाजिक व्यवस्था उदित हुई। एक विचित्र प्रकार की सामाजिक व्यवस्था है जो कि उदित हुई, इनके बारे में भी अपन देखते हैं। तो देखिए उत्तर भारत में वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा का जन्म हुआ। उत्तर भारत में क्या हुआ, वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का जन्म हुआ, जो सारे देश में व्याप्त हो गई। अब ये उत्तर भारत में वर्ण व्यवस्था का जन्म होते ही ये धीरे धीरे क्या हो गई, सारे देश में है जो व्याप्त हो गई। अब प्राचीन काल में लोग बाहर से आए, वे प्राचीन काल में जो लोग बाहर से आए थे वे भी किसी न किसी वर्ण जाति में मिल गए। अब वर्ण व्यवस्था है उत्तर भारत में। अब प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि वर्ण व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ हुई, तो ये उत्तर भारत से प्रारंभ हुई। अब जो लोग बाहर से आए हैं वो अपने काम के हिसाब से किसी न किसी वर्ण व्यवस्था में आकर के घुल गए। अब वर्ण व्यवस्था ने ईसाइयों मुसलमानों को भी प्रभावित किया। अब यहाँ वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी तो जो ईसाई लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, उनको भी क्या किया, प्रभावित किया। धर्म परिवर्तन करने वाले लोग किसी न किसी जाति के थे और वे हिंदू धर्म को छोड़ नए धर्म में दीक्षित हो जाने पर भी पूर्व की अपनी जाति के कुछ रीति रिवाजों पर पूर्ववत चलते रहे। अब धर्म को छोड़ करके अन्य धर्म में जा रहे थे, लेकिन जो वर्ण व्यवस्था थी उनमें जो विचार थे, उनके रीति रिवाज थे, उनको अपने साथ में बनाए रखा और उनका उपयोग है वो करते रहे। तो इस प्रकार से अनेकता में एकता की बातें, इनके बारे में अपन लोगों ने बढ़िया तरीके से समझा। अब अपन अध्ययन करते हैं वर्तमान में अतीत की प्रासंगिकता। पहले की बातें क्यों पढ़ते हैं भाई अपन, क्या मतलब है पहले की बातें पढ़ने से। वर्तमान की बातें पढ़िए, राजनीति पढ़िए, करंट पढ़िए। इतिहास को पढ़ने से क्या फायदा है, प्रश्न पूछा जाता है, सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, ये पुरानी बातें पढ़ने से क्या है। आप तो अब कहा जाता है कि आप तो भविष्य का सोचिए, वर्तमान का सोचिए, पुरानी बातों से क्या फायदा है, क्यों पढ़ते हैं अपन। बड़े बड़ी किताबें बोझ आपके सामने रखा है, क्यों रखा है। तो इसमें देखिए क्यों रखा है, किस लिए, ऐसे प्रश्नों का उत्तर अपन देंगे तो ये बड़े तरीके से अपन समझ करके इनका उत्तर देंगे। यही भाषा अपन कॉपी में लिखेंगे तो अच्छा अंकन है जो कि अपना होगा। तो इसमें देखिए आधुनिक काल में हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं
आधुनिक काल में जो समस्या है हमारे सामने, चाहे चाहे पर्यावरण से संबंधित हो, राज्य व्यवस्था से संबंधित हो, सामाजिक समस्या हो और भी बहुत सारी समस्या, उनके संदर्भ में भारत की अतीत का अध्ययन विशेष सार्थक सिद्ध होता है। उनके संदर्भ में अब कोई सामाजिक समस्या है, कोई राजनीतिक समस्या है और भी बहुत सारी समस्या है, तो ये समस्या है, ये इनका समाधान किस प्रकार से होगा, इनका अध्ययन विशेष है, जो कि इनके लिए, इन समस्याओं का सामना करने के लिए प्राचीन का अध्ययन, अतीत का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है, ये सार्थक सिद्ध होता है। अब देखिए, कुछ लोग प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को फिर से लौटाने के लिए आवाज उठा रहे। अब कैसे सिद्ध होगा? अब मान लिया मैं आपके सामने एक उदाहरण दूं, आपके सामने एक उदाहरण दूं कि जो परमाणु है, अब कोई भी देश है जो कि छोटी मोटी बात होती है, तो जैसे कि अपने भारत पाकिस्तान की ले लेते हैं, अब बहस हो गई या फिर बॉर्डर पे आर्मी से संबंधित कोई बातचीत हो गई, सीज फायर उल्लंघन हो गया, तो फिर एक दूसरे क्या कहते हैं, पाकिस्तान कहता है कि मैं, मेरे पास में परमाणु बम है और मैं परमाणु बम के माध्यम से आप लोगों को कुछ भी करवा सकता हूँ। भारत भी कहता है कि मेरे पास में परमाणु बम है। तो फिर ऐसी स्थिति में ये परमाणु बम का आधार क्यों देता है? क्योंकि इनसे पहले जो परमाणु हमले हुए थे हिरोशिमा और नागासाकी पे, वो जितनी वहाँ विभत्स्य घटनाएं हुई थी और बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे, मरे, अपनी जान गंवाई थी, जीव जंतु मरे थे, तो वो जानकारी अपने को अतीत से मिलती है। और वर्तमान समय में यदि अपन परमाणु की बात करेंगे, तो वो अतीत, जो इतिहास है, वो अपने को याद दिलाता है कि आप लोग ऐसा मत करिए, यदि ऐसा आप लोगों ने कर दिया तो इनके परिणाम है बहुत खतरनाक होंगे। इसलिए जो वर्तमान की समस्या है, उन समस्याओं के लिए, उन समस्याओं का सामना करने के लिए अतीत की है, जो कि अतीत का अध्ययन है, जो कि बहुत ही जरूरी है। अब कुछ लोग प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को फिर से लौटाने की आवाज उठा रहे हैं और भारत की उज्जवल अतीत के गुणगान में भाव विभोर हो जाते हैं। उन्हें कला कौशल की प्राचीन वस्तुओं के संरक्षण की उतनी चिंता नहीं है। वास्तव में वे समाज और संस्कृति का पुराना प्रतिमान स्थापित करना चाहते हैं। अब देश में ऐसा विभाग है, ऐसे भी लोग हैं जो प्राचीन संस्कृति को वापस लाना चाहते हैं, वापस स्थापित करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अतीत को ठीक से समझना निहायत जरूरी है। अब वापस क्यों लाना चाहते हैं, किस लिए लाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में अतीत को समझना बहुत जरूरी है। इसमें देखिए, बेशक भारत के लोगों ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की है, बेशक भारत के लोगों ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में क्या की है, प्रगति की है, पर केवल अतीत की प्रगति के बल पर ही हम आज के ज्ञान विज्ञान की उपलब्धियों का मुकाबला नहीं कर सकते। अतीत के बल पर हम आज के ज्ञान विज्ञान है उनकी उपलब्धियों का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में अतीत के बल पर बहुत प्रगति की है भारत ने, और इनके साथ साथ में वर्तमान में भी ज्ञान विज्ञान की उपलब्धि है, उनका मुकाबला है, जो कि अपन नहीं कर सकते। इसमें देखिए, इसमें संदेह नहीं है कि प्राचीन भारतीय समाज है जो कि अन्यायग्रस्त था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्राचीन समाज जो कि अन्यायग्रस्त था। वर्णों पर निचले, विशेषतः क्षुद्रों और चांडालों पर जिस तरह से अपात्राएं अपात्राएं थोप दी गई थी, वो आज के विचार में बड़ा ही खेदजनक है। ऐसी भी बहुत सारी अन्याय है जो कि भारत के लोगों के साथ में हुआ था, जो कि शूद्र और चांडाल थे उनके साथ में। अगर पुरानी जीवन पद्धति में भी परिवर्तन न लाया जाए तो स्वभाव वे सारी विषमताएं भी सर उठाएगी। अब देखिए, पुरानी जो अच्छाइयाँ हैं उनको भी अपने जीवन में स्थापित करना है। ऐसा नहीं है कि आप सारी की सारी पुरानी व्यवस्था है, जिस प्रकार से रीति रिवाज बने हुए थे, व्यवस्था बनी रखी थी, उन व्यवस्था को वर्तमान में अपनाएं। जो अच्छाइयाँ हैं उनको अपनाई, और बुराइयाँ, जैसे कि इसमें बताया कि जो प्राचीन समय में निचले वर्ण थे, समाज है वर्ण व्यवस्था में स्थापित था, विभाजित था। अब जो निचले वर्ण थे, जैसे कि शूद्र और सांडाल, शूद्र और सांडाल, इनके ऊपर बहुत सारे जो कष्ट है इन लोगों ने, इन जातियों ने, इन वर्णों ने झेला था। वो व्यवस्था है वर्तमान में चल रही है, तो इनको समाप्त करना चाहिए, क्योंकि ये व्यवस्था वर्तमान में इनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। इसलिए कहा गया है कि जो पुरानी जीवन पद्धति है उसमें परिवर्तन न ला जाए तो वे सारी क्या है, वापस सर उठाएगी। और भारत में भी सभ्यता के विकास की धारा इन सामाजिक भेदभावों की, और भारत में सभ्यता की विकास की
जो धारा है इन सामाजिक भेदभावों की वृद्धि के साथ साथ भई है। और इस प्रकार के भेदभाव भी प्राचीन समय से धीरे धीरे चलते आ रहे हैं। प्रकृति मूलक और मानवीय कठिनाइयों पर भी विजय पाने में हमारे पूर्वजों को जो सफलता मिली है उससे हमें भविष्य के लिए प्रेरणा मिलती है। अब देखिए, जो प्रकृति से संबंधित है, मानव से संबंधित है, जो कठिनाइयाँ थी, उन कठिनाइयों पर हमारे जो पूर्वजों ने सफलता प्राप्त की थी, पूर्वजों ने सफलता प्राप्त की थी। अब वो सफलता कैसे प्राप्त की थी, तो इनसे हमें क्या मिलती है, भविष्य के लिए प्रेरणा मिलती है। हमें नए नए अनुमान कह सकते हैं, खोज के लिए ये सफलताएं जो कि प्रेरित है वो करती है। पर अतीत को पुनः लौटाने का अर्थ होगा उन सामाजिक विषमताओं को कायम रखना जिनके कारण हमारा देश है वो चिरकाल से दुर्दशाग्रस्त रहा है। अतीत को वापस अपनाना, इसका मतलब ये हो गया कि जो सामाजिक व्यवस्था है वापस उन्हीं व्यवस्थाओं को वर्तमान समय में स्थापित करना। अब उस समय भी काफ़ी सामाजिक व्यवस्था में कमियां थी, अब वो कमियां वापस यहाँ लाएंगे तो वापस उसी प्रकार का भारत है जो कि स्थापित हो जाएगा। इसलिए सही ढंग से अतीत का मर्म समझना भी आवश्यक है। अब सही ढंग से अतीत का मर्म भी समझना आवश्यक है। अब वापस अतीत को लाएंगे तो वो सारी समस्या वापस आ जाएगी। अब इस प्रकार के व्यवस्था को समझने के लिए इतिहास का मर्म है उनको भी बढ़िया तरीके से अपने समझना चाहिए। तो देखिए, प्राचीन, मध्य और उत्तर काल की बहुत सी रूढ़ियां वर्तमान काल में भी हमारा पीछा करती आई है। पुराने लोकाचार, मान्यताएं, सामाजिक रीति रिवाज और धार्मिक कर्मकांड विधियां लोगों के मन में इतनी गहराई तक पहुंची हुई है कि इनसे छुटकारा पाना आसान नहीं है। दुर्भाग्यवश ये पुराने दुराग्रह व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के विकास में भीतर से अवरोध उत्पन्न करते हैं। प्राचीन काल से कुछ मान्यताएं, लोकाचार, सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक कर्मकांड, अंधविश्वास, ये धीरे धीरे वर्तमान समय भी चलते आ रहे हैं। और इनकी वजह से व्यक्ति का या राष्ट्र का कहो भीतर से विकास है जो कि भीतर से अवरोध है जो कि होती अवरोधित होता जा रहा है। और इस तरह की बातों को औपनिवेशिक परिस्थितियों में जानबूझकर बढ़ावा दिया जाता रहा। और जो उसके बाद में जो औपनिवेशिक परिस्थिति थी, उन परिस्थितियों में भी इस प्रकार की बातों को बढ़ाया गया। जब तक समाज से अतीत के ऐसे दुराग्रहों को दूर नहीं कर देंगे, तब तक भारत तीव्र गति से आगे है जो कि नहीं बढ़ सकेगा। इस प्रकार के भेदभाव को, सामाजिक व्यवस्था को अपन दूर नहीं करेंगे, तब तक ये भारत है वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। जातिवाद संप्रदायवाद हमारे देश को जातिवाद संप्रदायवाद हमारे देश को जनतांत्रिक रास्ते से एकता कायम रखते हुए आगे बढ़ने में बाधा है वो डाल रहे हैं। अब राजनीतिक व्यवस्था में अपन देख सकते हैं, राजनीतिक व्यवस्था में अपन लोग देख सकते हैं कि एक जाति व्यवस्था का कोई अयोग्य नेता खड़ा हो जाएगा तो जो जाति व्यवस्था से संबंधित रखने वाले लोग हैं वो उनके साथ में खड़े हो जाएंगे, उनको वोट देंगे। अब देखते नहीं है कि ये देश के लिए काम करेगा या फिर अपने समाज के लिए किस प्रकार का काम करेगा, नहीं, ये देखते हैं कि ये अपने जाति का है या यह अपने संप्रदाय का है। तो ये इस प्रकार की जो व्यवस्था पुराने समय से चलती आ रही है, तो ये जनतांत्रिक रास्ते में क्या है, एकता को बढ़ाए रखने में या क्या कर रही है, बाधा डाल रही है। अब जातीय व्यवधान और पूर्वाग्रह पढ़े लिखे लोगों के मन में शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा को घुसने नहीं देती और अपने सामान्य हित में हमें एकताबद्ध नहीं होने देती। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जाति व्यवधान कह सकते हो या फिर पूर्वाग्रह की वजह से इन लोगों के मन में शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा घुसने नहीं देती। अब शारीरिक श्रम कौन करेगा, अब जाति व्यवस्था, कुछ लोग कह सकते हैं कि मैं उस जाति का हूँ, मेरा काम तो युद्ध लड़ना है या फिर मेरा काम तो शिक्षा देना है और मेरा काम तो ये है, मैं ये काम नहीं करूँगा, या फिर इस व्यवस्था के विपरीत या फिर मेरे जो पारिवारिक व्यवसाय के विपरीत है मैं काम नहीं करूँगा। इसलिए सामाजिक श्रम की प्रतिष्ठा को घुसने हैं वो नहीं देते हैं और एकताबद्ध है, इस प्रकार से सामान्य हित में हमें एकताबद्ध है वो नहीं होने देते हैं। महिलाओं को नागरिक अधिकार भले ही मिल गए हो, लेकिन समाज में युगों से दबी रहने के कारण वे अपनी भूमिका निभाने में समर्थ नहीं हुई है। निम्न वर्ण के लोगों का भी यही हाल है। प्राचीन भारत के अध्ययन से हमें बैठ कर पता लगा सकेंगे कि इन दुराग्रहों की जड़ें हैं जो कि कहाँ तक हैं
और हम उन कारणों को ढूंढ निकाल सकेंगे जिन पर जाति प्रथा और महिला की पराधीनता टिकी हुई है और संकीर्ण संप्रदाय को बढ़ावा मिल रहा है। अब इस पूरे किताब में अपन प्राचीन भारत में अध्ययन करेंगे कि जो दुराग्रह की जड़ें कहाँ तक हैं और हम इन कारणों को ढूंढकर निकाल सकेंगे कि जिन पर जाति प्रथा, महिला की पराधीनता और संकीर्ण संप्रदाय बढ़ावा मिला है, वे कौन कौन से कारण हैं, कहाँ तक इनकी जड़ें हैं जो कि गई हुई है। अतः अतः प्राचीन भारत का इतिहास केवल उन्हीं लोगों के लिए प्रासंगिक नहीं है जो जानना चाहते हैं कि अतीत का वह उज्जवल स्वरूप क्या है जिसे कुछ लोग फिर से लौटाना चाहते हैं। दोनों प्रकार की बातें हुई हैं। एक तो जो कमियां थी उनसे संबंधित लोग उनके समर्थक हैं, उसके बाद में दूसरा वर्ग जो ये चाहते हैं कि उस प्रकार की व्यवस्था वापस स्थापित हो। इन दोनों के बारे में अपन इस जो प्राचीन भारत के इतिहास की बुक्स है इसमें अध्ययन करेंगे, बल्कि उन लोगों के लिए भी हैं जो कि देश की प्रगति में बाधा डालने वाले तत्वों को पहचानना चाहते हैं। तो इस प्रकार से अपने जो प्राचीन भारत का इतिहास है उन अनेकता में एकता के बारे में अपन लोगों ने पढ़ा, महत्व के बारे में पढ़ा, सर्वप्रथम अपने महत्व या विशेषताओं के बारे में पढ़ा। उसके बाद में अपने पढ़ा अनेकता में एकता, अनेकता में एकता। उसके बाद में अपने पढ़ा प्राचीन भारतीय इतिहास की प्रासंगिकता, इसके बारे में अपने बढ़िया तरीके से अध्ययन किया। आप लोग भी इन्हें बढ़िया तरीके से पढ़ते जाइएगा, समझते जाइएगा। एक बात मैं आपको कहना भूल गया, आप इस पीडीएफ को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल नैनू एकेडमी करके बना हुआ है, वहाँ जाकर के आप प्राप्त कर लेंगे। आपको ये पीडीएफ है जो कि मिल जाएगी, आप प्रिंट करके भी आप रख सकते हैं या फिर इन्हें आप देख करके प्रिंट निकाल करके जो नोट्स है वो भी आप बना सकते हैं। आप इस नैनो अकेडमी चैनल टेलीग्राम चैनल की लिंक है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में टैग कर दूंगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और इनके साथ में अन्य साथियों को भी लिंक भेजिएगा, पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिएगा। यदि अच्छे व्यूज आएंगे तो मैं आगे इस सीरीज़ को लेकर चलूँगा, नहीं तो फिर अच्छे व्यूज नहीं आएंगे तो हमें भी प्रेरणा नहीं मिलती है, प्रेरणा नहीं मिलती है तो आपको पता ही है प्रेरक उत्पन्न नहीं होंगे, प्रेरक उत्पन्न नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, कार्य नहीं होगा। मैं अन्य विषय वस्तु को लेकर के चलूँगा। तो इस प्रकार से अपने महत्व और विशेषता के बारे में पढ़ा, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में, और उसके बाद मैंने एकता से संबंधित प्रश्न अपने जो बातचीत की, और उनके बाद में प्राचीन भारतीय इतिहास की प्रासंगिकता क्या है उनके बारे में चर्चा की। बहुत सारे प्रश्न हैं, चूँकि 10 से 15 प्रश्न हैं, चूँकि मेंस का एग्जाम होता है, यूपीएससी का कह सकते हो या फिर स्टेट सिविल सर्विस के एग्जाम हैं, उनमें प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों के हल है जो कि इन शब्दावली के माध्यम से आप लोग दे सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, पुनः आपसे रूबरू होंगे अगले अध्याय में, अगले पाठ में बढ़िया तरीके से अपन समझेंगे उसमें भी। धन्यवाद।